हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजोटेक। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अप्लाइड मैकेनिक्स। उसमें हमने कुछ टॉपिक्स कल देखे थे। अब क्या करेंगे, जो बाकी के टॉपिक्स बचे हुए हैं उसके आगे देखेंगे। ठीक है, तो आगे चलने से पहले दोस्तों, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। 1-2 मिनट में रिवीजन हमारा हो जाएगा तो अच्छे समझ में आएगा आगे का टॉपिक। ठीक है, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए पहले कल जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स किसको कहते हैं पढ़ा हमने। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि मैकेनिक्स के कितने भाग होते हैं। कितने भाग हुए थे? 2 भाग हुए थे। कोई था स्टैटिक्स, दूसरा हुआ था डायनेमिक्स। ठीक है, उसके बाद डायनेमिक्स के 2 पार्ट थे। कौन थे? एक काइनेमेटिक्स और दूसरा क्या था? काइनेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स मतलब क्या था? शुद्ध गति विज्ञान था। ठीक है, और काइनेटिक्स मतलब था बल गति विज्ञान। और स्टैटिक्स का मतलब आप समझते ही हैं, स्टैटिक्स मतलब स्थिर है, जो स्थिति विज्ञान। ठीक है, और डायनेमिक्स मतलब गति विज्ञान। ठीक है, समझ में आया। हम लोग सबसे पहली बात मैकेनिक्स में जो अध्ययन करते थे, किसका अध्ययन करते थे? मैकेनिक्स में हम लोग बिहेवियर ऑफ फोर्स और उसके इफेक्ट का अध्ययन करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ये हमको ध्यान रखना है कि मैकेनिक्स में किसका किसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, पहली बात क्या है? बिहेवियर ऑफ फोर्स का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और दूसरा किसका अध्ययन करते हैं? उसका जो फोर्स लग रहा है उसका क्या इफेक्ट है किसी भी वस्तु पर। ठीक है, ये तो हम लोग मैकेनिक्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था, इसको 2 पार्ट में बांटा गया था, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में दोस्तों जो हम लोग अध्ययन करते थे, जो भी वस्तु स्थिर रहती थी, ठीक है, जो जिसमें मूवमेंट नहीं होता था, जिसमें मोशन नहीं होता था, उसका अध्ययन हम लोग स्टैटिक्स में करते थे। किसका? बिहेवियर ऑफ फोर्स और उसका इफेक्ट का। इसी दोनों चीज़ का अध्ययन करेंगे, जो भी वस्तुएं स्थिर रहेंगी। और डायनेमिक्स में हमने क्या किया था? जो भी वस्तुएं गतिमान थी, जो भी वस्तुएं मोशन में थी, उसका अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? डायनेमिक्स में करते हैं, कि उस पर किस प्रकार का बल लग रहा है और उस बल का उस पर प्रभाव या इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, डायनेमिक्स को फिर 2 भागों में बांटा गया था। एक बांटा गया था काइनेमेटिक्स में और दूसरा बांटा गया था किसमें? काइनेटिक्स में। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है दोस्तों, हमने आपको बताया था, बस इसका हिंदी नाम याद कर लीजिए, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काइनेमेटिक्स में क्या था? शुद्ध गति विज्ञान। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ मोशन का अध्ययन किया जाता था। किसका अध्ययन किया जाता था? मोशन मतलब गति का अध्ययन किया जाता है। और मतलब किस प्रकार की गति है वस्तु, ठीक है, वस्तु में किस प्रकार की गति है, और बाकी उसमें किस प्रकार का बल लग रहा है, या उस वस्तु का कितना द्रव्यमान है, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था काइनेटिक्स। ठीक है, काइनेटिक्स में क्या था दोस्तों? काइनेटिक्स में हमने देखा था, इसको बोलते हैं बल गति विज्ञान। इसमें दोस्तों मोशन के साथ साथ, जो वस्तु का मोशन हो रहा है, जो गति हो रही है, गति के साथ साथ उसमें बल अथवा द्रव्यमान का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इतना हम लोग कल टॉपिक देखे थे। हमने क्या किया? रिवीजन कर लिया, हम लोगों को याद हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, अब अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अब आगे से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स का यूज कहाँ होता है? जो भी मतलब मान लीजिए, सबसे पहले क्या है कि इंजीनियरिंग का एक महत्वपूर्ण भाग है ये अप्लाइड मैकेनिक्स। उसमें क्या होता है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, जो भी वस्तु है, जो भी मशीन है, जो भी पुर्जे हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं दोस्तों हम लोग कि अज्ञात बल होता है, जो अननोन फोर्स होता है, उसको ज्ञात करते हैं हम लोग। ठीक है, और उसका इफेक्ट क्या होगा उसको अध्ययन करते हैं। इसमें हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स में। इससे क्या होता है, जो मशीन के पुर्जे हैं, ठीक है, बाकी जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रस है, बीम है, इन सब के डिजाइन में क्या होता है, हमसे इससे सहायता मिलती है, हेल्प मिलती है। किसकी वजह से? हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स की वजह से। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और अगर देखिए, मान लीजिए कोई आपसे इसका यूज पूछ ले अप्लाइड मैकेनिक्स का, तब क्या करेंगे? उसमें दोस्तों देखिए, आपको मोटर कार बनाना है, घर बनाना है, कोई भी मशीन बनानी है, कोई भी पुर्जे बनाना है, कोई भी बीम बनाना है, कोई भी दरवाज़ा बनाना है, कुछ भी आपको अगर बनाना है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसके डिजाइन में हमको इससे सहायता मिलती है। ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स के ही सहायता से, इसकी हेल्प से ही हम लोग ये सारी चीज़ें बना पाते हैं। ठीक है, उस पर कौन सा फोर्स लगेगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके फोर्स का इफेक्ट क्या होगा उस मशीन पुर्जे पर, उसको हम लोग पढ़ेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत।
ठीक है। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, विभिन्न डिफिनेशन देखेंगे, क्या क्या डिफिनेशन होते हैं, ताकि जो हमको टर्म मिलेंगे पढ़ने के लिए अप्लाइड मैकेनिक्स में, उन सभी का डिफिनेशन एक बार हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं कि मैटर को हिंदी में बोलते हैं द्रव्य या पदार्थ, किसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज मतलब दुनिया में जो कुछ भी अवेलेबल है, जिसको हम लोग पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं, जिसमें द्रव्यमान है, ठीक है, वो सभी किस में आते हैं, द्रव्य में आते हैं। ठीक है, अब द्रव्य क्या कैसे हम पहचानेंगे, जो कुछ न कुछ स्थान घेरता हो और उसका कुछ न कुछ भार होता है। ठीक है, क्या होगा, दो चीज़ याद रखना है, क्या, कुछ न कुछ वो स्पेस घेरेगा, ठीक है, स्पेस घेरेगा, और उसका कुछ न कुछ भार जरूर होगा। दो चीज़ें जिसमें भी होंगी वो क्या हो जाएगा, हमारा द्रव्य हो जाएगा, मैटर हो जाएगा या पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, और कुछ इसमें नहीं आते। मान लीजिए ये पेन है, कुछ न कुछ रखने पर स्थान घेरती है और इसका कुछ न कुछ इसका भार भी है, ये क्या है, एक द्रव्य है। या मान लीजिए हम जो टैप से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसका भी क्या है, कुछ स्थान घेरा है जहाँ हमने रखा हुआ है, और इसका क्या है, कुछ न कुछ वेट है। ठीक है, ये भी क्या है, द्रव्य है। ठीक है, अभी क्या है, मेज है, मेज भी क्या है, कुछ न कुछ स्थान घेरा हुआ है, ठीक है, और इसका कुछ न कुछ भार भी है, ये भी क्या है, एक द्रव्य है या मैटर है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, समझ में आ गया। दो चीज़ों को याद रखना है बस, मैटर में क्या करेगा, जिसमें स्पेस, जो स्पेस घेरता हो और क्या हो, उसमें भार हो, और उसको हम लोग टच कर सकते हैं, महसूस कर सकें, कुछ भी कर देख सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, हम लोग मैटर बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, अगला डिफिनेशन देखते हैं क्या है। अगला समझते हैं पार्टिकल या कण को समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, पार्टिकल या कण, ये पदार्थ का छोटे से छोटा भाग है, या तो कह सकते हैं आप अंश है। ठीक है, इसका मतलब समझ सकते हैं, इसका जो साइज होता है एकदम निग्लिजिबल होता है। ठीक है, क्या होता है, नगण्य होता है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ न कुछ क्या होता है, द्रव्यमान मतलब मास होता है और भार भी होता है। ठीक है, इसको क्या करते हैं दोस्तों, बिंदु द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे एक बिंदु लगा दिए, वो क्या हो जाएगा, हमारा पार्टिकल हो गया या कण हो गया। ठीक है, कभी कभार इसको क्या करते हैं, निर्देशांक द्वारा भी इसको दर्शाया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है दोस्तों, वेट और मास तो होता ही होता है। ठीक है, लेकिन जो इसका साइज होता है, ठीक है, इसका साइज जो है वो नगण्य होता है, निग्लिजिबल होता है। ठीक है, इसका साइज क्या होता है, नगण्य निग्लिजिबल। इसमें क्या क्या चीज़ आपको याद रखना है, ये मतलब पहले तो किसी पदार्थ का जो है छोटे से छोटा अंश, जितना छोटे छोटा आप अंश कर सकते हैं, वो छोटे से छोटा अंश क्या होता है, वो पार्टिकल होता है किसी भी पदार्थ का। मान लीजिए आपकी शरीर ही बनी है, आपका सबसे छोटा पार्टिकल क्या होती है, शरीर का कोशिका होता है। ठीक है, समझ गए, सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, कोशिका होता है। ठीक, मान लीजिए आपके घर पूरा बना हुआ है, घर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, मान लीजिए ईंट से बना हुआ है, क्या हो जाएगा, उसका छोटा पार्टिकल सबसे ईंट हो जाएगा। मतलब जितना छोटा छोटा पार्टिकल हो सके उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कण कहते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल में क्या क्या मौजूद होता है, क्या क्या रहता है, सबसे पहले उसमें वेट भी होता है कुछ न कुछ, और कुछ न कुछ मास भी होता है। बस उसका जो साइज होता है वही क्या होता है, निग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। ठीक है, इतना याद रहेगा, समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं डिफिनेशन क्या है। अब देखिए दोस्तों क्या है कि इसमें बॉडी या इसको बोल सकते हैं पिंड, बॉडी या पिंड किसको बोलते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये क्या होता है कि ये जो किसी पदार्थ का यह भाग है, ये भी क्या है, पदार्थ का ही भाग है। ठीक है, जो कोई भी पदार्थ है, ठोस है, द्रव है, गैस है, ठीक है, उस पदार्थ का ही भाग क्या है, बॉडी या पिंड है। पिंड हम किसी को भी बोल सकते हैं, इसको भी, पेन को भी हम पिंड बोल सकते हैं, क्योंकि ये पदार्थ का भाग है। ये कोई पदार्थ रहा होगा प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक से बना हुआ है, मतलब पदार्थ क्या हो गया, प्लास्टिक है, उससे बना हुआ है, ये क्या हो गया, पिंड हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए ये क्या है, रिमोट है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक से बना है, ठोस है, मतलब एक ठोस पदार्थ का कुछ भाग है। ठीक है, इसको भी क्या मान सकते हैं हम लोग, पिंड मान सकते हैं। लेकिन अब क्या होगा, देखिए ये क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जब ये कणों से मिलकर बना है, मतलब पार्टिकल से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, देखिए कोरिलेट कीजिएगा आप लोग, पार्टिकल से मिलकर बना है, तो पार्टिकल में क्या क्या होता था, वेट होता था, ठीक है, और मास भी होता था।
ठीक है, दोनों होते थे पार्टिकल में। तो बॉडी किससे बना है? पार्टिकल से ही मिलकर बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ही बॉडी या पिंड बना हुआ है। तो दोनों चीज़ें इसमें तो होंगी ही होंगी, ठीक है, वेट और मास तो होगा ही होगा इसमें बॉडी में। अब इसके साथ साथ इसमें और भी क्या ऐड हो जाएगा, ये क्या होता है, स्पेस भी घेरता है। क्या होता है? स्पेस भी घेरता है। जैसे द्रव्य जो आपका मैटर जो स्थान कुछ न कुछ घेर रहा था, स्थान कुछ न कुछ ग्रहण कर रहा था, ऐसे ये भी करता है। और इसका आयतन भी फिक्स होता है, मतलब वैल्यूम भी होता है इसमें। क्या होता है? इसका पिंड का वैल्यूम भी कुछ न कुछ होता है जो कि निश्चित होता है, ठीक है। कण का कुछ पता नहीं था हमको, ठीक है, छोटा छोटा अंश था वो, उसमें वेट और सिर्फ मास पाया जा रहा था, इसको बिंदु द्वारा प्रदर्शित कर रहे थे। लेकिन अभी जो बॉडी है, पिंड है, वो कैसा भी हो सकता है। जो आपका बॉल क्रिकेट खेलते हैं, बॉल बैट खेलते हैं, वो भी पिंड हो सकता है, ठीक है। कुछ भी पिंड को कह सकते हैं, किसी भी चीज़ को, छोटी वस्तु को, ठीक है। समझ में आ गया? पिंड में समझ गया, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि इसमें भार भी होता है, मास भी होता है, और एक निश्चित स्थान घेरता है, और इसके साथ साथ एक निश्चित आयतन भी होता है, मतलब वैल्यूम भी इसका होता है बॉडी या पिंड का, ठीक है। समझ में आ गया? कोरिलेट कर लिया आप लोग। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, रिजिड बॉडी, ठीक है। इसको बोलते हैं दृढ़ पिंड। हमने पिंड तो पढ़ लिया, बॉडी के क्या क्या गुण थे, क्या क्या उसमें अवेलेबल था, हमने सब कुछ देख लिया है। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, रिजिड बॉडी। तो दोस्तों रिजिड बॉडी वह बॉडी होती है जिसपे हम लोग कितना भी बल लगा दें, ठीक है, कितना भी उसमें फोर्स लगा दें, उसमें क्या होता है, बिल्कुल भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब उसके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कितना भी बल लगा दें हम लोग किसी भी उस पिंड पर, मतलब कि, ठीक है, उस पिंड पे, मतलब बॉडी पे कितना भी फोर्स लगा दें, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। लेकिन दोस्तों इस संसार में कोई भी ऐसा पिंड नहीं है जिस पे बल लगाने पे, अधिक से अधिक बल लगाने पर उसका डिफॉर्मेशन न हो, ठीक है। ऐसा भी कोई पिंड अवेलेबल नहीं है, ठीक। और क्या दोस्तों, एक बात और जान लीजिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इंजीनियरिंग में जो उपयोग करते हैं, मान लीजिए जो ऐसे पदार्थ हैं, जो ऐसे ठोस पदार्थ हैं, ऐसे बॉडी हैं, ऐसे पिंड हैं जिनमें बल लगाने पे, अधिक से अधिक बल लगाने पर, अत्यधिक बल लगाने पे भी उसमें बहुत कम डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है, बहुत कम डिफॉर्मेशन होता है, या तो एकदम नगण्य डिफॉर्मेशन होता है। तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ठीक है, उसको क्या मान लेते हैं, रिजिड बॉडी मान लेते हैं इंजीनियरिंग में, ठीक है। समझ में आया? अब इसमें रिजिड बॉडी में आप लोग क्या करेंगे, मतलब कितना भी फोर्स लगा लें उसमें क्या होना चाहिए, नो डिफॉर्मेशन, ठीक है, नो डिफॉर्मेशन। आपको यही चीज़ आपको याद रखना है। और क्या लगेगा, फोर्स कितना भी लगा लें इसमें, आप रिजिड बॉडी में कितना भी फोर्स लगाएं, उस बॉडी में कोई भी क्या होना चाहिए, डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। उसको हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ पिंड या रिजिड बॉडी बोलते हैं। लेकिन संसार में ऐसा कोई पिंड अवेलेबल ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं इंजीनियरिंग में, उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, कि जिसमें बहुत ही कम डिफॉर्मेशन होता है, या तो नगण्य न के बराबर डिफॉर्मेशन होता है अत्यधिक बल लगाने पर, उसी को हम लोग क्या करते हैं इंजीनियरिंग में, हम लोग रिजिड बॉडी या दृढ़ पिंड मान लेते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को एग्जाम में लिखना होगा, जो चीज़ मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जैसे जैसे बोल रहा हूँ, आप लोग सुन के वही चीज़ लिख दीजिएगा। आपको एग्जामिनर अगर 10 नंबर का रहेगा, 10 में से 10 नंबर देगा, ठीक है। समझ में आ गया? हम बस आपको मैटर समझा दे रहे हैं कि कैसे क्या करना है, कि डिफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, कितना बल लगेगा। आपको सिंबल बस लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। अगर मैं ढेर सारा यहाँ पे पोथी पन्ना मतलब लिख दूंगा पंडित जी की तरह, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। इसलिए बस आपको जो मेन टॉपिक है वो आपको मैं समझा दे रहा हूँ। आप लोग अगर एक बार लेक्चर देख लेंगे और समझ लेंगे तो खुद से जाके एग्जाम में लिख लेंगे, दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब अगला डेफिनेशन देखेंगे मास का, जिसको बोलते हैं हिंदी में द्रव्यमान, ठीक है, पता है। आप देखिए क्या करते हैं, सबको पता ही है, बस इसको हल्का सा बता देते हैं। इंग्लिश में क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैटर, ठीक है। अब हिंदी में समझ लीजिए क्या कहते हैं, पदार्थ के परिमाण की वास्तविक मात्रा। देखिए यहाँ परिणाम नहीं है, परिमाण है। क्या है, परिमाण है, मतलब उस पदार्थ में, उस
उस पदार्थ में उसकी वास्तविक मात्रा कितनी उसमें है किसी पदार्थ में, उसे क्या कहते हैं हम लोग, द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, पदार्थ के परिमाण की वास्तविक मात्रा जो भी उसमें उपस्थित होती है, जो भी उसमें होती है किसी पिंड में, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका द्रव्यमान कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, यम से डिनोट करते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, द्रव्यमान को कहीं भी ले जाइए इस पृथ्वी पर, ठीक है, कहीं भी ले जाइए द्रव्यमान को, मास को, किसी भी पिंड का द्रव्यमान वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए क्या कहते हैं कि पदार्थ के परिमाण की वास्तविक मात्रा है वो क्या है, परिमाण की क्या है, वो वास्तविक मात्रा है। इसीलिए वो कहीं भी ले जाइए पृथ्वी के किसी भी कोने पे ले जाइए, उसके द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उसके मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो भी पिंड रहेगा, जिस पिंड को आप लिए रहेंगे, मान लीजिए यहाँ आप अपने घर पे तौल लीजिए उस पिंड को कि कितना है, 1 kg है, कितना है, उसको ले जाके आप कहीं दूसरे देश में तौल लीजिए, किसी पृथ्वी के किसी भी कोने पर जाकर तौल लीजिए, तो क्या होगा, उसका द्रव्यमान सेम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि उसके परिमाण की वास्तविक मात्रा है वो क्या है, परिमाण, उस पदार्थ की परिमाण की वास्तविक मात्रा ही है द्रव्यमान। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला पढ़ेंगे अब भार। भार क्या है, ये द्रव्यमान से ही रिलेटेड है। ठीक है, मतलब किसी भी पिंड को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर खींचती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, वस्तु का भार कहते हैं। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, वेट या भार किसको कहते हैं, जिस बल से पृथ्वी किसी पिंड को, ठीक है, किसी पिंड को जिस बल से मतलब अपनी ओर खींचती है उसी को क्या कहते हैं, उस पिंड का भार कहते हैं। और कौन से बल से खींचता है वो पृथ्वी, ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचता है किसी भी वस्तु या किसी भी पिंड को। ठीक है, पृथ्वी अपने ओर कौन से फोर्स से खींचता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचता है। मतलब मान लीजिए कोई पिंड है, ठीक है, पिंड है, पिंड का द्रव्यमान क्या है, यम है। ठीक है, अब ये कहा लीजिए, मान लीजिए यहाँ पृथ्वी है, यह पृथ्वी है, पृथ्वी इसको अपनी ओर खींचेगी। किससे खींचेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स से। हमको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जी से, स्मॉल जी से। वो क्या हो जाएगा, ये नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, तो हम लोग वही कहते हैं किसी भी वस्तु का भार, ठीक है, वह है जिससे पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचती है या आकर्षित करती है। ठीक है, किसी भी पिंड को जिस बल से पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है उसको हम लोग उस वस्तु या पिंड का भार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या कर रही है, पृथ्वी की ओर खींच रहा है, पृथ्वी अपनी ओर खींच रहा है, मतलब वो गिर जाएगा, कोई भी वस्तु रहेगा। इसका द्रव्यमान क्या है, यम है, और इसका क्या है, गुरुत्वीय त्वरण या ग्रेविटेशन क्या है, ये क्या है, स्मॉल जी है। ठीक है, तो यदि वस्तु का द्रव्यमान क्या हो गया, यम, और इसका गुरुत्वीय त्वरण मतलब ग्रेविटेशनल क्या है, एक्सेलरेशन हो गया जी, तो क्या हो जाएगा, या मान लीजिए डब्लू लिख लीजिए, मतलब भार किससे डिनोट करते हैं, डब्लू से। तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, आपको कैपिटल एम लिखना, कैपिटल एम लिखना, स्मॉल एम लिखना, स्मॉल एम लिखना, डब्लू बराबर यम जी हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन, क्या होगा, न्यूटन। ठीक है, जो कि फोर्स का ही मात्रक होता है। क्यों, क्योंकि एम का मात्रक हो जाएगा किग्रा और इसका मात्रक हो जाएगा मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग कह सकते हैं मात्रक क्या हो जाएगा इसका, किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। ठीक है, इसको एफ बराबर भी कभी कभार लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डब्लू बराबर क्या हो गया, एम जी हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान क्या था, यम था, और पृथ्वी जिस बल से खींच रही है उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या है, जी है। गुरुत्वीय त्वरण जी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से करते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी बल से, जिस भी बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु का भार कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। ये दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्स। फोर्स से लगभग दोस्तों सभी के सभी लोग परिचित हैं, क्योंकि हम लोग क्लास 9 से क्लास 8 से ही हम लोग पढ़ते चले आते हैं फोर्स क्या है। फोर्स हम लोग कहते हैं कि एक बाह्य कारक मतलब एक्सटर्नल फैक्टर होता है। क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर होता है फोर्स। ठीक है, जो कि किसी वस्तु की स्थिति में या तो परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, इस पर कोई बल लग रहा है, या तो ये बल क्या करेगा, इस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देगा, इस वस्तु को मान लीजिए यहाँ से यहाँ कर देगा। ठीक है, इतनी दूरी तक ये इसको डिप्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, डिप्लेसमेंट हो जाएगा इसका।
ठीक है, या तो इसके स्थिति में क्या करेगा, परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, दो चीज़ करता है बल हमेशा। बल तो हमेशा करेगा, या तो कोई वस्तु है, पिंड है, कोई मशीन है, कुछ भी है, उस पर बल लगाएंगे, या तो बल उसकी स्थिति में क्या कर देगा, परिवर्तन कर देगा, या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बल क्या है, कि बाह्य कारक है, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और क्या है, बल एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एक आती है स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, अभी बाद में पढ़ेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब साफ है दोस्तों, इसमें किस दिशा में बल, मतलब इसमें जो भी मैग्नीट्यूड है उसके साथ साथ दिशा का भी अध्ययन किया जाता है। मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा का भी, मैंने मैग्नीट्यूड का बात किया था अभी मास में, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें दिशा का भी अध्ययन किया जाता है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों का अध्ययन किया जाता है फोर्स में। इसलिए क्या होती है, सदिश राशि होती है, जिसमें भी परिमाण के, मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा का भी अध्ययन किया जाएगा, उसको हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। जिसमें सिर्फ केवल और केवल परिमाण का अध्ययन किया जाता है, दिशा से कोई मतलब नहीं होता है, उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, या अदिश राशि कहते हैं। मतलब राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश राशि, एक अदिश राशि। ठीक है, तो बल किस में आता है, सदिश राशि में आता है, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ मतलब कितना बल लग रहा है, मान लीजिए 1 kg का बल लग रहा है, ठीक है, या 1 न्यूटन का बल लग रहा है, और लेकिन उसे किस दिशा में लग रहा है, इसका भी अध्ययन करते हैं हम लोग, फोर्स के अंतर्गत कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होती है कि सदिश राशि भी होती है। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन, या तो हमने अभी आपको जस्ट बताया किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी इसका मात्रक होता है। ठीक है, सीजीएस पद्धति में दोस्तों इसका मात्रक क्या होता है, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक डाइन होता है। क्या होता है, डाइन वो भूत वाला नहीं है डाइन। ठीक है, डाइन ए बल का मात्रक होता है। ठीक है, डाइन क्या है, बल का मात्रक होता है। अब आप लोग कहेंगे 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो दोस्तों 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, डाइन मतलब भूत नहीं है, ठीक, ये बल का मात्रक है। आप लोगों से कोई कभी पूछे कहिए ये भूत का मात्रक क्या है, कहते डाइन, तो जल जाएगी कोई लड़की रहेगी तो। ठीक है, उसको बाद में बताइएगा कि बल का मात्रक डाइन होता है, अगर ना पता हो तो, अगर पता होगा तो कुछ नहीं बोलेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब क्या है, हमको पता चल गया कि बल एक सदिश राशि है, और क्या है, बल का मात्रक क्या है। ठीक है, बल को प्रदर्शित कैसे करते हैं, न्यूटन को कैसे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। ठीक है, एक हो गया किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, एक हो गया न्यूटन मात्रक हो गया, एक हो गया डाइन हो गया बल का। अब फिर एक बार फिर से हम लोग बल के डिफिनेशन को दोहरा लेते हैं। क्या है कि बल एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु या पिंड, ठीक है, उसकी स्थिति मतलब सिचुएशन में स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। आपको दो ही चीज़ याद रखना है। कोई वस्तु ले लीजिए आप, ऐसे सिंपल सा, ये मान लीजिए हमने पेन को यहाँ पे रखा हुआ है। अब क्या है कि इसमें बल लगा के, या तो हमने उठा के यहाँ पर कर दिया, ठीक है, एक क्या होगा, तब पे भी बल लगा, इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में बल लगा। बल क्या है, एक बाह्य कारक है, इसमें तो पेन में तो है नहीं बल, तो हमारे हाथ से उठ रहा है। ठीक है, या तो अगर कोई चीज़ भारी वस्तु रहेगा, ठीक है, मान लीजिए इस मेज को मैं उठाना चाहूँ तो नहीं उठेगा, मैं तो बल तो लगा रहा हूँ इसमें, मतलब स्थिति में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसमें क्या हो रहा है, बल लग रहा है। ठीक है, अब पेन तो हल्की थी एकदम, मैंने इसको इधर से उधर उठा के ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे जैसे कुछ है ही नहीं। ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि बल एक वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो टॉपिक्स बचे हुए हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा, ताकि मैं जैसे जैसे वीडियो अपलोड करता जाऊँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।